मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे वैधता की अवधारणा में विशेषताएं और वैधता के संकट के कारण और उसे प्राप्त करने के उपाय। पिछली क्लास में हम लोगों ने वैधता के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसके माध्यम से सरकार सहमति प्राप्त करती है और उसी के आधार पर शासन करती है। अगर शासन को भय या आतंक पर आधारित किया जाए तो कुछ समय तक सरकार की बात को जनता मान सकती है, लेकिन अगर सहमति पर आधारित हो और वैध सरकार हो तो जनता उसकी बात को मानती है और सहजता से कार्य होता है। हम लोगों ने ये देखा था कि वैधता उस स्थिति को कहते हैं जिसके द्वारा ये विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि जो प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं हैं वो समाज के लिए सबसे अच्छी हैं। जैसा कि हमने विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ा था और जीन ब्लॉन्डेल जैसे विचारकों ने कहा था कि जिस सीमा तक लोग उस संगठन से संबंधित बातों को बिना पूछताछ के स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, उतना ही उसकी वैधता का दायरा बड़ा होता है। तो एक तरह से वैधता सहमति या स्वीकृति है जो राजनीतिक व्यवस्था को वहाँ की जनता देती है। तो ये हम लोगों ने इसमें देखा था और इसकी बहुत सारी चीज़ों को भी हमने देखा था कि ये मानसिक रूप से तैयार करती है, बिना भय, दबाव या लालसा के होती है, विश्वास और मूल्य पर आधारित है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है, अपरिहार्य और अनिवार्य तत्व है। फिर हमने देखा था कि इसका विकास कैसे हुआ, तो हमने देखा कि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो न्याय की जो प्लेटो की अवधारणा है वहाँ से इसकी उत्पत्ति को हम या इसके विचार को हम लोग देखते हैं और सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक भी इसे जनता में निहित मानते हैं। तो वहीं पर आधुनिक युग में भी राज्य का आधार शक्ति को नहीं मान करके इच्छा पर आधारित उसे मानने वाले टी.एच. ग्रीन जैसे विचारक हैं और सत्ता को भी वैधता से जोड़ा गया। मैक्स वेबर ने अपने चिंतन में ऐसा किया था। तो इतना हम लोग अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे वैधता की जो अवधारणा है उसकी क्या विशेषताएं हैं। अगर हम देखें तो वैधता कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है जिसका निर्धारण या निर्माणकारी तत्व अलग से बताए जा सके। ये एक तरह से अवधारणा है, जीवन की स्थिति है, इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं जो संबंधित देश है जहाँ का हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ के लोगों के मानसिक स्तर, उनके राजनीतिक मूल्य, उनकी आदतें, उनके विश्वास, उनकी राजनीतिक चेतना की मात्रा, इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। यानी हर देश में वैधता का जो स्वरूप है या विशेषता का जो स्तर है वो अलग अलग हो सकता है। एक सा जरूरी नहीं है कि भारत में जो वैधता का स्तर है या स्वरूप है वो अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, इंडोनेशिया में हो। सब देशों में अलग अलग वैधता का स्वरूप हमें दिखाई देता है। जो मुख्य विशेषताएं हैं इसकी, सबसे पहली विशेषता है विशाल जनसमुदाय की सहमति पर आधारित है। वैधता को अगर हम देखें तो ये किसी खास वर्ग के माध्यम से प्राप्त नहीं होती, बल्कि सामान्य जन, जो जनता है उस देश की, उसकी सहमति पर आधारित होती है। और अगर लोकतंत्र है तो ये सहमति चुनाव के माध्यम से प्राप्त की जाती है। दूसरी विशेषता आती है शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने की अवधारणा है। शक्ति, जिसे हम दमनात्मक भी कह सकते हैं, जिसे हम भय और आतंक का पर्याय भी कह सकते हैं, उसको सत्ता में परिवर्तित अगर करना है उसे वैध बनाया जाता है। यानी सत्ता में जब परिवर्तित होती है शक्ति, इसका अर्थ है कि उसे वैधता प्राप्त हो गई है और वो निश्चित रूप से जन स्वीकृति पर आधारित है। अगली विशेषता है वैधता लोगों के मूल्यों और विश्वास पर आधारित है। वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के जो लोग हैं
वो किस सीमा तक अपने मूल्यों और विश्वासों के आधार पर उस व्यवस्था को सही मानते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ थोड़े से लोग गलत तरीक़ों से या हिंसक तरीक़ों से क्रांति करके शासन को अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन उन्हें जन सहमति प्राप्त नहीं होती और इसीलिए वहाँ बार बार क्रांति होती रहती है। और हम देखते हैं कि कई बार ऐसे आतंककारी तरीके से ली गई सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो वैधता तभी मिलती है जब पूरी जनता का विश्वास उसमें हो और जनता उसके अधीन खुद की स्वीकृति से कार्य कर रही हो। अगली विशेषता आती है राजनीतिक शक्ति सार्वजनिक कल्याण पर आधारित है। वैधता तभी मिलती है जब राज्य अपनी शक्ति का उपयोग आम जनता के हित के लिए करता हो। ये ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग के लिए करने लगे, हिंसा करने लगे, दमन करने लगे और उसके माध्यम से जनता को परेशान करने लगे। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो जनता सड़कों पर आ जाती है, जनता वैधता नहीं देती है। लेकिन अगर सार्वजनिक कल्याण उसका उद्देश्य है तो कई बार बहुत ही दमनकारी तरीके से प्राप्त की गई सत्ता भी वैधता प्राप्त कर लेती है। और यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि तानाशाही जो व्यवस्थाएं हैं उनमें चुनाव भी कराए जाते हैं वैधता प्राप्त करने के लिए। उनमें दिखावे के लिए व्यवस्थापिकाएं और न्यायपालिकाएं भी होती हैं ताकि वैधता को प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से वैधता की जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से जन सहमति पर आधारित है और वैधता के आधार पर ही किसी भी शक्ति को सत्ता में परिवर्तित किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका जो कार्य करने का तरीका है वो वहाँ की जनता के मूल्य और विश्वासों के अनुकूल है या नहीं है। अगर अनुकूल है तो जनता वैधता प्रदान कर देती है, सहमति दे देती है, और अगर जनता के मूल्यों के अनुकूल नहीं है तो वैधता प्राप्त नहीं होती। हर राजनीतिक व्यवस्था कोशिश करती है कि उसकी सत्ता और उसके आदेश को वहाँ की जनता स्वाभाविक रूप से माने, स्वीकार करे, जिससे कि दमन ना करना पड़े और उससे राजनीतिक व्यवस्था सुव्यवस्थित और स्थिर रहती है। अब देखते हैं वैधता के सामने संकट कैसे उत्पन्न हो जाता है। ये स्थितियां परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं। परिवर्तन निरंतर होता रहता है। राजनीतिक व्यवस्था के परिवेश में सामाजिक परिवर्तन होता है, आर्थिक परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। और जब परिवर्तन होता है तो व्यवस्था जो राजनीतिक है उसमें भी परिवर्तन की आशा और अपेक्षा की जाती है। तो अगर वो आशाओं के अनुरूप परिवर्तित नहीं होता तो वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो हम कुछ प्रमुख कारक देखेंगे जो वैधता के लिए संकट उत्पन्न करते हैं। सबसे पहला कारक है नए विचार, मूल्य और आस्थाएं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि विचार स्थिर नहीं होते, समय के साथ बदलते रहते हैं। तो राजनीतिक विचार, मूल्य और आस्थाएं भी समय के साथ बदलती हैं। परिस्थितियों के अनुसार जनता भी चाहती है कि देश में परिवर्तन हो। ऐसी स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित किया जाना आवश्यक होता है। अगर स्वयं राजनीतिक व्यवस्था इन नए परिवर्तनों के अनुसार अपने को ढाल लेती है तो वैधता बनी रहती है, और अगर नहीं ढाल पाती तो वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम देखें, प्राचीन काल में राजतंत्र प्रचलित थे, राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, राजा हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ लोकतंत्र आया और आज हम देखते हैं कि जहाँ भी राजतंत्र है वहाँ राजा एक ध्वज मात्र है, यानी एक सिर्फ एक जिसे हम कहें संवैधानिक प्रधान मात्र है। उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं। वास्तविक शक्तियाँ लोकतांत्रिक तरीके से जो चुन कर के पदों पर आते हैं उन्हीं के पास में होती है। तो जहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया वहाँ पर राजा को खत्म कर दिया गया, और जहाँ पर राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, लोकतांत्रिक शक्तियों को महत्व दिया गया, वहाँ पर संकट उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरा जो संकट का कारण है वो है परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व का संकट। जब नई परिस्थितियां आती हैं तो परंपरागत संस्थाओं के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है। बहुत सहज और स्वाभाविक बात है। और ऐसी स्थिति में जो परंपरागत संस्थाएं हैं वो अपने आप को बनाए रखने के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर देती है।
अगर वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं तो वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ईरान के भूतपूर्व शाह को ले सकते हैं और उन्होंने परंपरागत तत्वों मुल्ला मौलवियों के लिए संकट खड़ा कर दिया था। और इसी तरह से और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ परंपरागत समूहों के लिए अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया। तीसरा आता है इसमें तत्व नए गुट और समूहों के राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। क्योंकि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हुआ, समाज और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन आया और इसके कारण नए तरह के राजनीतिक गुट सक्रिय होने लगे। ये जो नए तरह के समूह या गुट थे, इनकी इच्छा और आकांक्षा सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने की थी, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ने की थी। और ऐसे में अगर जो पुराना वर्ग है, पुरानी व्यवस्था है, वो किसी प्रकार का संकट उत्पन्न करती है इनके लिए, तो वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। जैसे युवा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान है, इन लोगों ने मिलकर के राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण रूप दिया और इस आधार पर काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि वैधता का संकट उत्पन्न होता है अगर इन्हें पर्याप्त महत्व नहीं मिलता है। अगला तत्व आता है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंका है। कई बार जब नए विचार और मूल्य उत्पन्न होते हैं, आते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाएं नई आने लगती हैं और उनकी क्षमता के बारे में जनसामान्य में संदेह उत्पन्न हो जाता है। वो जो सामान्य जन की आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में उनके लिए वैधता का संकट उत्पन्न होता है। जैसे हम देखते हैं जब हम एशिया अफ्रीका के विभिन्न देशों में स्वतंत्रता आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, तो बहुत ज़्यादा सशक्त सरकारें उस समय कई देशों में नहीं बन पाई और वैधता का संकट उत्पन्न उनके सामने होता रहा। अगला जो कारक है वो है प्रभावशालीता का खोना या प्रभावशीलता का खत्म होना। ये तब उत्पन्न होता है जब राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रभावशीलता है उसमें कमी आती है। कैसे कि राजनीतिक व्यवस्था में के सामने जो मांगें आती हैं समाज से, व्यवस्था से, अगर उनका सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाता, तब भी सरकार के सामने वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है। और अनुचित मांगों को जब दृढ़ता से खारिज नहीं किया जाता, तब भी राजनीतिक व्यवस्था के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है। अगर सही तरीके से राजनीतिक व्यवस्था मांगों का समायोजन करती रहती है, मांगों को का निस्तारण करती रहती है, तो संतुष्ट रहती है जनता और ऐसे में वैधता का संकट उत्पन्न नहीं होता। अब आते हैं वैधता प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। ये जो तरीके हैं, इसमें सबसे पहला तरीका है परिवर्तित परिस्थितियों और विचारों के अनुरूप स्वयं को ढालना। क्योंकि समय बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, उसके हिसाब से समाज और व्यवस्था में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था को भी बदलना होगा, उसमें लचीलापन होना चाहिए। यदि वो परिस्थिति के अनुसार नहीं ढल पाती तो ऐसे में वैधता नहीं प्राप्त होती। तो इसलिए वैधता अर्जित करने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे कि N.J. समीवर ने कहा, राजनीतिक तनाव से बचने के लिए सर्वाधिक बढ़िया तरीका यह है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में परंपरागत वैधता को स्थिर रखने के साथ साथ राजनीतिक ढांचे में प्रारंभिक परिवर्तन कर दिया जाए। यानी राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करके जन सामान्य की आकांक्षाओं के अनुसार बनाया जाए या ढाला जाए। दूसरा आता है परंपराओं और राजनीतिक विरासत की रक्षा की जाए। जो परंपरागत किसी भी देश की राजनीतिक परंपराएं हैं, विरासतें हैं, उनको निश्चित रूप से बना के रखना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो उस देश के नागरिक हैं वो उनसे जुड़े हुए होते हैं और नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि वो उनको उनके अनुसार अपनी भूमिका को ढाले। तीसरी बात आती है संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा।
कानून और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अगर राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है तो उसकी वैधता बनी रहती है और वो लंबे समय तक चलती रहती है। अगर उसके अनुसार वो कार्य नहीं करेगी तो जनाक्रोश बढ़ेगा और जनसहमति खत्म होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगला आता है राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता को बनाए रखना। आज के युग में राजनीतिक व्यवस्था के लिए लेजिटिमेसी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख साधन है इफेक्टिवनेस को बनाए रखना, यानी प्रभावशीलता को प्राप्त करना। नागरिकों के जीवन, संपत्ति, हितों की रक्षा में वृद्धि होनी चाहिए। ये व्यवस्था के द्वारा देखने की बात है। आम जनता, सामान्य जन ये अनुभव करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था उसके हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए काम कर रही है, तो व्यवस्था जो है उसकी वैधता बढ़ जाती है। अगला आता है सशस्त्र सेना को राजनीतिक निर्णय से दूर रखना चाहिए। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि जहाँ भी सशस्त्र सेना का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके सामने वैधता का संकट बार बार उत्पन्न होता है। सशस्त्र सेना का कार्य सीमाओं की सुरक्षा करना और अन्य है, लेकिन उसको राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप से दूर रखना चाहिए, अन्यथा वैधता के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। और वैधता अर्जित करने के लिए सेना का आंतरिक रूप से प्रयोग कम से कम होना चाहिए और दमन के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगला आता है विचार विमर्श और सहमति के आधार पर निर्णय। राजनीतिक व्यवस्था में जो निर्णय किए जाते हैं उसमें यानी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जन समाज की सहभागिता को महत्व मिलना चाहिए। सभी नागरिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए, समान रूप से प्रत्येक को मत देने का अधिकार होना चाहिए, मतों का मूल्य सभी के समान होना चाहिए और चुनाव नियतकालिक होने चाहिए, यानी समय पर चुनाव हो और हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो और ये वोट जो है वो सभी का समान मूल्य का होना चाहिए, किसी को ज़्यादा या कम वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इससे सहमति बनती है और वैधता का संकट उत्पन्न नहीं होता और वैधता बहुत आसानी से प्राप्त होती है। अगली बात आती है बहुमत से शासन हो। जो भी निर्णय जनता के माध्यम से या सरकार बहुमत के आधार पर लेती है उसी के आधार पर शासन चलाया जाना चाहिए। इससे वैधता बनी रहती है और वैधता बनी रहती है तो राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता बनी रहती है, उसका अस्तित्व सुरक्षित रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर चुनाव परिणाम से लेकर के मंत्रिमंडल में, विधानमंडल में जो भी निर्णय किए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर किए जाते हैं, यानी जो भी जितने भी लोग चुन करके आए हैं वो चाहे अलग अलग दलों से हैं, लेकिन जहाँ तक है मैक्सिमम मेजॉरिटी यानी अधिकतम बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जिससे जनता के सभी वर्गों को उसमें शामिल किया जा सके। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वैधता राजनीतिक व्यवस्था में जीवन का संचार करती है, शासन का आधार है और अगर जनता का शासन में विश्वास नहीं है तो वो सरकार को पलट देता है। तो इसलिए वैधता किसी भी शासन सत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद।